बहुत बहुत स्वागत है सभी का। नमस्कार सभी को। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है, हर्ष का दिन है हमारे लिए, हमारे रेस्क्यू योगपीठ परिवार के लिए और इस समाज के लिए। आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर पूजा नागपाल जी श्री गंगानगर राजस्थान से हमारे बीच उपस्थित हो चुकी हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से मैं तहे दिल से डॉक्टर पूजा नागपाल जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस मंच पर। और आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व हम ईश्वर वंदना कर लेते हैं, गणेश वंदना करेंगे। तो सभी लोग कमर गर्दन सीधी करेंगे और हाथ जोड़कर गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शुभारंभ। हथेलियों का दर्शन करेंगे, कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करेंगी। आज की मुख्य वक्ता आ चुकी हमारे इस मंच पर डॉक्टर पूजा नागपाल जी। जैसा कि शायद सभी को मालूम भी होगा, क्योंकि कुछ समय पहले या कह लीजिए कि काफ़ी समय पहले हमारे इसी मंच पर वेबिनार आयोजन में पूर्व में भी उपस्थित हो चुकी हैं और बहुत ही अच्छा महासत्र सेशन रहा है यौगिक उपचार पर। और उन्होंने अपने जीवन का, अपनी लाइफ का प्रैक्टिकल अनुभव दर्शाया था। उसी श्रृंखला में आज की भी जो उपस्थिति है, उसमें आज का जो व्याख्यान है वह हाई ब्लड प्रेशर पर है, उच्च रक्तदाब, जिसका आजकल देखने को मिल रहा है कि बच्चों से लेकर वृद्धावस्था तक यह बीमारी कह सकते हैं जो लोगों को ग्रसित कर रही है। लोग इसका उपचार सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो आज के व्याख्यान से उन्हें लाभ मिलेगा। और मैं संक्षिप्त परिचय दूंगा। डॉक्टर पूजा नागपाल जी MA इन यौगिक साइंस एंड सर्टिफाइड योगा टीचर YCB के थ्रू हैं, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड नई दिल्ली। RPL रिकॉग्निशन प्योर लर्निंग सर्टिफाइड हैं, सहयोग शिक्षक पतंजलि हरिद्वार से। महिला पतंजलि योग समिति में जो है अपने राज्य पदाधिकारी हैं और श्री गंगानगर राजस्थान से उपस्थित हुई हैं। तो ये हमारे लिए, हमारे रेस्क्यू योगपीठ परिवार के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि पुनः आगमन, पुनः आज उपस्थित होकर के हमारे इस मंच की शोभा बढ़ा रही हैं और समाज के लिए आज बहुत ही मुख्य टॉपिक पर चर्चा करने जा रही हैं। उस पर बहुत सारी नॉलेज ऐसी रहेगी जो लोगों को लाभ पहुंचाएगी। तो जो भी हमारे फेसबुक लाइव चैनल के माध्यम से जुड़े हैं उन्हें निश्चित है लाभ मिलेगा, इसलिए सभी जुड़े रहें। और अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अनुपम कुमार जी, हमारे जो बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वो आएँ और डॉक्टर पूजा मैम का जो है स्वागत अभिनंदन करें और आज के इस कार्यक्रम को आरंभ कराएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सभी को हमारा प्रणाम। मेरा नाम अनुपम कुमार, रेस्क्यू योगपीठ बिहार कोऑर्डिनेटर हूँ और आज के सत्र में डॉक्टर पूजा नागपाल मैडम का बहुत बहुत स्वागत है, जो श्री गंगानगर राजस्थान से उपस्थित हो चुकी है। तो चलते हैं मैडम के पास और आज के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। प्रणाम ओम सभी को। मैं पूजा नागपाल, जैसा कि ऋषिकुल योगपीठ से मेरा इंट्रोडक्शन करवाया गया है, तो सबसे पहले मैं ऋषिकुल योगपीठ में आज मुझे दूसरी बार आमंत्रित करने के लिए तहे दिल से, तहे हृदय की अनंत गहराइयों से
आप सबका और आपकी पूरी टीम का अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। और सबसे बड़ा अभिनंदन मेरा इस टीम में अनुपम जी के लिए होगा, जिन्होंने आज दूसरी बार मुझे आमंत्रित किया है। तो बिना समय को व्यर्थ किए आज हम अपने टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि टॉपिक लंबा है और चर्चा भी इसकी लंबी ही होगी। समय की हमें हमेशा अनुशासन में रहना है, क्योंकि योग सबसे पहले हमें अनुशासन ही सिखाता है। तो इसीलिए अपने टॉपिक पर ही हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीपी पर है। बीपी में भी दो तरह के बीपी होते हैं, मतलब बीपी का जो प्रॉब्लम है आपका दो तरह का रहता है, एक हाई और एक लो। आज का जो टॉपिक है वो हम एक ही टॉपिक पर चर्चा कर पाएंगे, दूसरे टॉपिक पर हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन की, यानी कि उच्च रक्तदाब की। जिस तरह से बीपी का इशू जो है वो दो तरह से होता है। कुछ लोगों में बीपी हाई रहता है, कुछ में लो रहता है। लेकिन ये किस वजह से होता है? जो हाइपरटेंशन है हमारा, उच्च रक्तदाब जिसे आप बोलते हैं, उच्च रक्तचाप जिसे आप बोलते हैं, तो इसके क्या कारण रहते हैं, क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से हम योग के द्वारा इनका उपाय कर सकते हैं, तो इसी विषय की आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे और जानेंगे इसके कारणों की, इसके लक्षणों की। उच्च रक्तचाप क्या है, इस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं और किस तरह से व्यक्ति इससे अपने बचाव कर सकता है। हाई बीपी, इसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं, इसे उच्च रक्तचाप, जिसे हिंदी में लोग उच्च रक्तदाब कहते हैं। इस बीमारी में ब्लड का जो प्रेशर है, ब्लड का जो फ्लो है वो ऊपर की तरफ रहता है। नॉर्मल इंसान में 120/80 का मापदंड रहता है बीपी का, लेकिन जब ये ऊपर की ओर बढ़ने लगता है इसका मापदंड, तो इसे हाई बीपी कहा जाता है। नीचे की ओर बढ़ता है तो इसे लो बीपी कहा जाता है। हाई बीपी में शरीर में जो हमारे धमनियां होती हैं, धमनियों की दीवारों में जो रक्त दाब फैलता है, रक्तचाप फैलता है, उस रक्तचाप पे अक्सर क्या होता है कि दिन भर में ये जो रक्तचाप है अनेक बार बढ़ता है, लेकिन इसका लंबे अंतराल तक अधिकता की ओर रहना जो है वो उच्चता की ओर बढ़ता है, उच्चता को घटित करता है। इसे ही हम उच्च रक्तदाब कहते हैं। अगर ये रक्तदाब और भी ज्यादा बढ़ता है और बढ़ता ही जाता है तो इससे हमें हार्ट का डिजीज भी हो सकता है, जिसे हम हृदय रोग भी कहते हैं। हृदय से रिलेटेड, हमारे हार्ट से रिलेटेड बीमारियां भी इसकी वजह से होने लगती हैं। ये रोग जो है ये नॉर्मली हमें लाइफस्टाइल डिजीज, आज के समय में अगर काउंट करें तो ये हमारा लाइफस्टाइल डिजीज भी माना जाता है, क्योंकि इस रोग के थोड़े से भी लक्षणों के कारण लोग आज के समय में दवाइयों पर, यानी कि मेडिसिन पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। वो मेडिसिन की तरफ इसलिए इतना विश्वास रखते हैं क्योंकि लोगों को आज अपने लाइफस्टाइल की वजह से हर चीज जल्दबाजी में चाहिए। इसी कारण से वो 1 मिनट में, मतलब अगर एक मेडिसिन ली तो 1 मिनट में ही उनका रोग खत्म हो जाए, वो इस तरह से अपने आप को बनाना चाहते हैं। इसीलिए इसे लाइफस्टाइल डिजीज भी कहा गया है। लेकिन इन दवाइयों के सेवन से, इन मेडिसिन के सेवन से हमें कई और बुरे नतीजों का भी सामना करना पड़ता है। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी है तो आप मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो आप इनके छोटे छोटे घरेलू उपायों से, योग प्राणायाम से भी इसका इलाज कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादा मेडिसिन के सेवन से एक के साथ एक कई बीमारियों का हमारे शरीर के भीतर उत्पन्न होना ये स्वाभाविक रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि जितना हो सके इन बीमारियों की एहतियात बरतें, प्रिकॉशंस रखें। प्रिकॉशंस के साथ अगर आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके चलेंगे तो आपके शरीर के भीतर इन बीमारियों का आवागमन होगा ही नहीं।
समय पर भोजन करना, लंबे समय तक आप अगर स्मार्टफोन्स का, जो कि आजकल का ये एक लाइफस्टाइल डिजीज ही है हमारा, जरूरत की चीज इसे कम लेकिन इसे एंटरटेनमेंट की चीज ज्यादा बनाया जा रहा है। इनका अगर यूज करते हैं तो किसी भी तरह का हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, किसी भी तरह से हम सोच विचार से इन रोगों को उत्पन्न करते हैं। इन रोगों के साथ अगर आप लोग शारीरिक व्यायाम भी नहीं करते हैं तो इससे भी हमें हाई बीपी हो जाता है, क्योंकि हम बैठकर खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्योंकि आजकल ऑफिस वर्क, जैसा कि अब कोविड के समय से ही स्टार्ट हो चुका है कि आप लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो सारा दिन आप लोगों का सिटिंग वर्क है, वहीं खाया वहीं पर बैठ गए, किसी भी तरह का कोई वर्कआउट नहीं है, कोई व्यायाम नहीं है। इसी के साथ साथ ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज्यादा जीवन में सोच विचार करना, अपनी जीवन शैली के बारे में सोचना, और इन्हीं कारणों के कारण ही हमारा बीपी जो है अक्सर खतरे में पड़ जाता है, बढ़ने लगता है। हम छोटी छोटी बातों को इतनी गहराई से सोचते हैं कि वो हमारे मानसिक रोग में कन्वर्ट हो जाती है और आगे चलकर ये हमारे बीपी का इश्यू बन जाता है, और यही बीपी बढ़ते बढ़ते हमारा हार्ट डिजीज बन जाता है। तो हमें थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना जरूरी है। और भी कई कारण इसके रहते हैं, इनमें से एक जेनेटिकली भी है। जिन बच्चों के माता पिता को अगर ये रोग है, दादा दादी को है, नाना नानी को है, तो उन बच्चों में कई बार जेनेटिकली भी ये रोग उत्पन्न होने की संभावना रहती है। उम्र के बढ़ने के साथ में गुस्से का अधिक हो जाना और स्वयं का अपने ही मन पर कंट्रोल नहीं हो पाना, ये भी इसका एक कारण रहता है। तो इस तरह से देखे जाए तो बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिनसे हाई बीपी का इशू बढ़ता ही बढ़ता है। इस बीमारी का एक कारण, जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है, ये है तनाव, जिसे आप स्ट्रेस भी कहते हैं। पहले ये बीमारी जो है, स्ट्रेस नाम की जो ये बीमारी, ये उम्र के साथ होती थी, लेकिन आज के समय में तो ये हमारा लाइफस्टाइल डिजीज बन गया है। इसीलिए ये बुजुर्गों में कम और युवाओं में ज्यादा देखने को मिल रही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि युवाओं को भी अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। अगर आप अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो आपको सोच विचार के लिए, ओवर थिंकिंग करने के लिए समय ही नहीं मिलेगा। जब आप इतना सोच विचार ही नहीं करेंगे तो आपको स्ट्रेस किस बात का होगा। छोटी छोटी बातों पर आप फ्री रहते हैं माइंड से तो सोचने लगते हैं। अगर आप फ्री ही नहीं रहेंगे तो ये तनाव, ये स्ट्रेस आपको होगा ही नहीं। अब सोच विचार की ही बात है कि जैसे कि नौकरी पेशे वाले व्यक्ति हैं, वो ऑफिस में अगर काम थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो स्ट्रेस लेने लग जाएंगे, और इसी तरह से महिलाएं, घर का अगर काम थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो स्ट्रेस लेने लग जाएंगी। तो इसी तरह से हर व्यक्ति को अपनी ओवर थिंकिंग करने के लिए थोड़ा सा सोच विचार भी करना चाहिए कि ये सोच विचार जो आप अति में करते हैं, ये भी आपके ही स्ट्रेस का एक कारण है, जिसकी वजह से आपका बीपी जो है वो फ्लक्चुएट होने लगता है। स्ट्रेस के कारण बीपी बढ़ने से हमारे जो हार्मोन्स हैं, जो हमारे बीपी बढ़ाने वाले हार्मोन्स होते हैं, तो ये रिलीज होने लगते हैं, जिसके कारण हमारी जो ब्लड की वेन्स हैं, इन पर दबाव आने लगता है और बीपी हाई होने लगता है। इसीलिए बीपी हाई पेशेंट को हमेशा तनाव से, स्ट्रेस से दूर रहने की सलाह दी जाती है। बीपी के अत्यधिक बढ़ जाने से कई बार पेशेंट का हार्ट फेल भी हो जाता है, और इसी वजह से हमें हार्ट डिजीज भी रहता है और व्यक्ति की मृत्यु भी इससे स्वाभाविक रूप से हो जाती है। तो यही कारण होते हैं जो हमें प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, हमारे बीपी को बढ़ाते हैं। तो इन कारणों के साथ आज हम बात करेंगे कि कैसे पता चलता है इन कारणों का, इनके लक्षणों का। हाई बीपी के किस तरह से हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो जब भी व्यक्ति तनाव से ग्रस्त होता है,
अक्सर क्या होता है कि उसको सिर में दर्द होने लगेगा, सिर दर्द होगा तो उसको चक्कर भी आएंगे, चक्कर आएंगे तो उसका जी भी मिचलाता है, इसी के साथ में उसको वोमिट जैसा फील होने लगता है। इन सब चीजों के साथ में उसका हार्ट पर जब दबाव पड़ता है तो उसको सांस का फूलना, हमारे लंग्स पर भी इसका इफेक्ट होता है, तो इससे उसका सांस भी फूलने लगेगा। धीरे धीरे उसको उसकी जो दृष्टि है वो वहां धुंधलापन सा आने लगेगा। इसी के साथ हार्ट पर दबाव होने के कारण उसको अंदर जलन भी फील होगी, ऐसा वो अनुभव करता है। तो यहीं से डॉक्टर डायग्नोज करता है कि आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है। तो इनका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो योग के द्वारा इनके क्या उपचार है। योग के द्वारा हम कुछ आसनों का, प्राणायामों का, इसमें कुछ क्रियाओं का, आहार विहार का, इस तरह के छोटे छोटे क्रियाओं को करने से ही अपने इस बीपी के इशू को खत्म कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज मैं स्वयं हूं आप सबके सामने। मुझे भी बीपी का इशू था और मैंने 2 साल बीपी की टेबलेट्स ली, लेकिन मैंने वहां जो टेबलेट्स ली वो मैंने आयुर्वेदा की ली। मैंने कभी भी एलोपैथिक मेडिसिन पर विश्वास नहीं किया, इसीलिए मैंने एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ली। 2 साल मैंने रेगुलर बीपी की, हाई बीपी की ली मेडिसिन, क्योंकि मेरा बीपी अक्सर मैं घर पर भी बैठी हूँ और मैं नॉर्मल भी हूँ, कोई मुझे टेंशन नहीं है, तो भी 170 180 मेरा बीपी इशू रहता ही था। लेकिन जब से मैंने योग प्राणायाम करना शुरू किया तो आज मुझे 8 से 9 साल हो गए हैं रेगुलर। मैंने कभी भी कोई मेडिसिन नहीं ली है, कभी मेरा बीपी बढ़ा नहीं है, मैं कभी किसी भी तरह का स्ट्रेस लेना पसंद नहीं करती हूँ। योग और प्राणायाम ने हमारी जिंदगी को इतना बदल दिया है कि हमें हर चीज में अब समत्व भाव नजर आता है। गीता में जिस तरह से कहा गया है कि योग कर्मसु कौशलम, है ना, तो योग जो है वो आपका कर्म है, आप करते जाएं इसे। योग के द्वारा आप अपनी हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो ये बीपी तो उसमें कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह से जैसे कि हम बात कर रहे थे कि योग के द्वारा हम किस तरह से बीपी को ठीक कर सकते हैं, तो योग में हम अगर आसनों की बात करें तो वो आसन जैसे कि शवासन हो गया, शशक आसन। शशक आसन होता है जैसे हम गुरुद्वारे में जाते हैं और माथा टेकते हैं ना, तो हम बच्चों को अगर ये कहें, जिन बच्चों का बीपी छोटी उम्र में ही बढ़ता है, तो उनको कहें कि बेटा गुरुद्वारे में जैसे माथा टेकते हैं बिल्कुल वैसे ही माथा टेको। इसे हम चाइल्ड पोज भी कहते हैं। तो इस तरह का आसन, सूक्ष्म अभ्यास अगर उनको करवाते हैं, है ना, उसमें ताड़ासन, भुजंगासन, और जिन लोगों को मोटापा की वजह से या फैट की वजह से ये इशू रहता है तो उनको जैसे बटरफ्लाई हो गया, मकर आसन हो गया, पवन मुक्त आसन हो गया, पादवृत्त आसन हो गया, त्रिकोण आसन हो गया। तो इस तरह के और भी कई आसन हैं जिनका अभ्यास हम अपनी दिनचर्या में अगर करते हैं तो हम कई बीमारियों, एक बीपी नहीं बहुत सारी बीमारियों को हम उसमें रिमूव कर देते हैं। इसी तरह से अगर प्राणायाम की बात करते हैं तो प्राणायाम में हम भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। शीतली और शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास तो इसमें बहुत ही ज्यादा आपको लाभप्रद रहता है। जैसे कि शीतली प्राणायाम नाम से ही स्वाभाविकता है कि आप लोग समझ जाते हैं कि इससे हमारा जो शरीर है वो शीतलता का अनुभव करता है। तो जिन लोगों का बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है तो उन लोगों के शरीर के भीतर गर्मी ज्यादा उत्पन्न होती है। गर्मी को शांत करने के लिए हमें हमेशा शीतली प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे आसन हैं, बहुत सारे प्राणायाम हैं जिनका अभ्यास करके हम अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। बात करें अगर क्रियाओं में तो मेरे लिए सबसे अच्छी क्रिया इसमें जो है, जो मेरे अनुभव के अनुसार है, तो वो है शुद्धि क्रिया का अभ्यास। शुद्धि क्रिया के अभ्यास से आप लोग अपने शरीर के भीतर की गर्मी को बाहर निकालते हैं
और जिससे कि आपका बीपी नॉर्मली ठीक रहने लगता है। और सबसे बड़ी बात, जब आप शुद्धि क्रिया का अभ्यास करते हैं ना, तो इससे आपको कभी भी हार्ट का डिजीज भी नहीं रहता है। आपके हार्ट डिजीज भी इससे ठीक रहने लगते हैं। हार्ट के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है शुद्धि क्रिया का। और इसमें थोड़ा सा आपको प्राणायाम में प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कि आपको अगर कपालभाति, आप किसी ऐसे गुरु के सामने जाकर बैठे हैं जिनको पूरी नॉलेज नहीं है और वो आपको कपालभाति प्राणायाम भी करवाते हैं, तो जो लोग आज मेरा ये लाइव सेशन देख रहे हैं उन लोगों को मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि अपने आप से आप प्रिकॉशंस ले इस चीज का, और दूसरों को भी बताएं कि कपालभाति का प्राणायाम जो है ये हमारे बीपी को हमेशा बढ़ाता है। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल है, आपका बीपी नॉर्मल रह रहा है, तो आप इसे कर सकते हैं, लेकिन इसके स्ट्रोक्स आप धीरे धीरे लगाएंगे। एक स्ट्रोक लगाया, एक बार रुका, इस तरह से लगाएंगे। और किसी अच्छे गुरु के निर्देशन में ही आप इसका अभ्यास करें योग प्राणायाम का, ताकि आपको इसका पूरा पूरा बेनिफिट मिल सके। इसका किसी भी तरह से आपकी बॉडी पर लॉस नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से हम अगर आगे बढ़ते हुए बात करें कि आहार की, किस तरह का आहार हमें लेना चाहिए, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बीपी का जो पेशेंट है उसे नमक कम से कम लेना चाहिए, और अगर लेना भी है तो वो सेंधा नमक का यूज करे, जिसे हम समुद्री नमक भी कहते हैं। लौकी इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आप लौकी का जूस पी सकते हैं। लौकी के जूस को सुबह शाम सेवन करने से आपका बीपी जो है बिल्कुल लो रहता है। इसमें अंकुरित जो अनाज हैं उनका सेवन करने से भी आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। और सबसे इसमें बढ़िया जो है में आपके कि अगर आप गुड़हल, अलसी और अर्जुन छाल की चाय पीते हैं, क्योंकि हर इंसान को सुबह सुबह उठकर अपने चाय पीने की आदत होती है। मतलब आज के समय में बहुत लोग इस चीज को से संभल रहे हैं, लेकिन फिर भी 75% लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते ही जिनको बेड टी चाहिए, या जिन्हें अपने चाय के बिना दिनचर्या की शुरुआत ही नहीं होती है। तो वो लोग अपने चाय जो है वो गुड़हल, अलसी और अगर अर्जुन छाल की चाय बनाकर सेवन करते हैं, तो वो उनके लिए बीपी को क्योर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास रहेगा। इसमें आप जूस का सेवन भी कर सकते हैं। जूस से जैसे कि फ्रूट्स के को कुछ एक वेजिटेबल्स को आप जूस बनाकर सुबह सुबह अगर सेवन करते हैं तो इससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। और आगे चले अगर नेचुरोपैथी की बात करते हैं, आयुर्वेदा की बात करते हैं, तो इसमें मिट्टी पट्टी का उपचार बताया जाता है। जिन लोगों को बीपी का इश्यू रहता है उन लोगों का माइंड अक्सर आपको गर्म ही मिलेगा, उनको गुस्सा भरपूर आता है। तो इसलिए मिट्टी पट्टी का अगर आप उपयोग करते हैं अपने माथे पर और अपने इस हार्ट पर, अपने पेट पर, तो इससे भी आपके अंदर की गर्मी भी शांत होती है, मानसिक रूप से आपको ठंडक रहती है, जिससे कि आपका गुस्सा भी कम आपको फील होगा। तो इस तरह के छोटे छोटे उपचार हैं जो आपको बीपी की प्रॉब्लम से दूर रखते हैं। इसी तरह से अगर बात करें कि सिर पर अगर आप पानी डालकर कपाल रंध्र धोती का अभ्यास करते हैं, कपाल रंध्र धोती हमारे षटकर्म के अंदर कुछ धोतियों के अंदर जो है कपाल रंध्र धोती का भी अभ्यास बताया गया है। आप हाथ के अंदर पानी लें और उसको अपने सहस्त्रार्थ सिर के बीचों बीच लेकर इस तरह से थपकी दीजिए। अगर आपसे स्पेशली इसके लिए समय नहीं निकाला जाता है तो जिस समय आप नहाने के लिए जाते हैं तो आप उस समय भी अपने हाथ में पानी लेकर सिर पर इस तरह से थपकी दे सकते हैं। तो ये भी एक थेरेपी है बीपी पेशेंट्स के लिए, अपने गुस्से को शांत करने के लिए, अपने मानसिक दबाव को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए।
और इसी तरह से अगर आप आइस मसाज करते हैं, आइस मसाज यहाँ आपको सिर पर नहीं करनी है, यहाँ आपको आइस मसाज अपने स्पाइनल कॉर्ड पर करनी है, स्पाइन पर करनी है। अगर आप अपने बैक पर आइस की मसाज करते हैं, एक बर्फ के टुकड़े को लेकर कपड़े में डालकर उसका अच्छे से आपको स्पाइन पर सिकाई करनी है, तो इस तरह से इस मसाज के द्वारा भी आपको बीपी पेशेंट्स को काफी रिलीफ मिलता है और इससे आपके पेट के अंदर की बीमारियां भी शांत होती हैं। इसी तरह से अगर आगे हम बात करें कि सौंफ का जो पानी है, सौंफ का पानी पीने से भी आपका जो बीपी है वो कंट्रोल होता है और सौंफ का पानी पीने से आपके शरीर के भीतर जो पित्त रोग है, जो आपके पेट संबंधी जो समस्या है, ये भी दूर होती है। तो एक के साथ एक अगर आप उपचार कर रहे हैं इस तरह से यौगिक, घरेलू, आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी के, तो इनसे आपके केवल शरीर के एक हिस्से पर ही नहीं, बहुत सारे शरीर के पार्ट्स पर आपको इफेक्ट मिलता है। अगर बात करें मालाओं में, कुछ लोग मालाओं को भी धारण करते हैं, कुछ लोग हाथ में नग का भी धारण करते हैं। इसमें रुद्राक्ष जो है वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। रुद्राक्ष की माला अगर आप गले में धारण करते हैं तो इससे भी आपका बीपी कंट्रोल होता है। इसी तरह से चंदन का तिलक लगाने से भी आपका बीपी कंट्रोल होता है, इससे आपको गुस्सा भी कम आता है। तो इसीलिए मैं अपनी क्लास में, जैसे कि मैं लोगों को योग की शिक्षा देती हूँ, तो उनमें मैंने बहुत से लोगों पर ये ट्रायल भी किया है कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उनको ये बताया जाता है कि आप डेली चंदन का तिलक कीजिए। तो बहुत लोगों ने इस चीज का मुझे रिव्यूज भी दिया है कि मैम जब से तिलक करने लगे हैं हम चंदन का, तो उसके बाद से हमारा गुस्सा भी शांत हो गया, और गुस्सा अगर नहीं आएगा तो आपको बीपी का इश्यू भी नहीं होगा। तो इसी तरह से हम बहुत सारे ऐसे उपचार करके, छोटे छोटे नुस्खों को अपनाकर, नेचुरोपैथी को, आयुर्वेदा को, घरेलू नुस्खों को और अपने जो पूर्वजों के द्वारा बताए हुए नुस्खे हैं, इनको अपनाकर हम अपने छोटे छोटे इन बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। और सुबह अगर खाली पेट आप लहसुन का सेवन करते हैं, लहसुन की 2 कलियां लीजिए और इसे पानी के साथ निगलना है आपको, तो इससे भी आपका बीपी जो है कंट्रोल होता है। और नहाने के बाद में जस्ट अगर आप 1 गिलास पानी का सेवन करते हैं, ये मेरे अनुभव है, पर्सनल अनुभव है, जिसे मैं आज आप सबके साथ में साझा कर रही हूँ, तो उससे भी आपका बीपी कंट्रोल होगा। तो इसीलिए जो लोग बीपी पेशेंट है, एक नॉर्मल इंसान को भी नहाने के बाद में 1 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। तो ये आपके बॉडी के अंदर की एक तरह से क्लीनिंग भी है, लेकिन ये आपके शरीर के भीतर की गर्मी को शांत करता है, आपके बीपी के इशू को कंट्रोल करता है। इसी तरह से अगर बात करें आहार में कि ड्राई फ्रूट्स में हमें ऐसे कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना है जिससे कि हमारा बीपी का इशू जो है वो कंट्रोल में रहे। कुछ लोगों को इन बातों का नहीं मालूम होता है, तो वो हर ड्राई फ्रूट का सेवन करते हैं, जिससे बीपी के साथ उनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी साथ में ही हो जाती है। तो इसमें अगर आप बादाम, किशमिश और अखरोट का सेवन करेंगे, वो भी भिगोकर, नॉर्मल सूखे नहीं करने हैं, हमेशा भिगोकर आप खाइए इसको, तो ये भी आपके लिए लाभप्रद रहता है। ठंडे वातावरण में रहने से भी आपका बीपी जो है वो हमेशा कंट्रोल होता है, क्योंकि ज्यादा गर्मी में रहने से भी आपको अंदर से घबराहट होती है, सिर दर्द होता है, जी मिचलाता है, इसी से आपका गुस्सा भी बढ़ता है और गुस्से के बढ़ने से आपका बीपी भी हाई हो जाता है। तो इसीलिए जितना हो सके थोड़ा ठंडे वातावरण में रहने की कोशिश करें। अगर मंत्रों की हम बात करें, लोगों का आज के समय में मंत्रों पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है। तो आज में हम बात करेंगे कि गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय का जप और प्रणव का उच्चारण, प्रणव हम ओम का उच्चारण कहते हैं, तो इनका उच्चारण करने से भी और इनका जप करने से भी आपको मानसिक शांति मिलती है। जब आप मानसिक रूप से शांत हैं तो आपका बीपी का इशू कभी भी नहीं होगा। तो इसीलिए इन मंत्रों के उच्चारण से भी आप अपनी इस डिजीज को, इस प्रॉब्लम को शांत कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं
और अपने मन को शांत करके अपने आप अपना कंट्रोल अपने ऊपर रख सकते हैं। और डेली वर्क में अगर आप बात करें तो आपको वॉक भी जरूर करनी चाहिए। हम लोग इतनी भागम भाग में रहते हैं, अपनी दिनचर्या को इतना स्ट्रगल करके रहते हैं कि हम ये भी भूल जाते हैं कि हमें भी कुछ देर के लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अपने आप को चेंज देना जरूरी है। तो अगर आप इस चेंज के लिए डेली की वॉक करते हैं, उस शुद्ध वातावरण में रहते हैं, उस ग्रीनरी में रहते हैं जो आपको शुद्धता प्रदान करती है, शुद्ध ऑक्सीजन देती है, तो इससे भी आपके ये डिजीज पर कंट्रोल हो सकता है। आपको मानसिक शांति भी मिल सकती है। तला हुआ खाना, ज्यादा सिका हुआ जैसे खाना होता है, इसको अवॉइड करने से, ज्यादा मिर्च मसालों को अवॉइड करने से भी ये प्रॉब्लम कंट्रोल होती है। अक्सर बीपी के पेशेंट को हमेशा ये मना भी किया जाता है कि आप लोग नमक मिर्च मसाले कम लीजिए, लेकिन कुछ लोग इस चीज को गौर नहीं करते हैं और इसी वजह से उनका ये जो प्रॉब्लम है वो बढ़ता जाता है। उनको इसकी वजह से और भी कई, जैसे कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो गैस का भी बढ़ना इसका एक कारण रह जाता है। तो इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखकर अपनी दिनचर्या को बनाए रखते हैं तो इससे भी हमारे जो है बीपी का इशू जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी कि योग प्राणायाम को अगर आप अपना पूर्ण रूप से समर्पण दे देते हैं तो आप विश्वास भी नहीं करेंगे और एक दिन आप स्वयं से ये चीज को अनुभव करेंगे कि किस तरह से आपको आपके ही देखते देखते आपके जो ये डिजीज हैं ये बिल्कुल रिमूव हो गए हैं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इस चीज को अनुभव किया है। और मैं आप लोगों से भी यही आशा करती हूँ कि आप लोग भी अपने डिजीज को, अपने बीपी के डिजीज को जो इतना बड़ा नहीं है, अगर आप इसे कंट्रोल में नहीं करते तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके योग प्राणायाम को अपनाकर माइंड को स्ट्रेस से मुक्त करके इन चीजों को अपना कर थोड़ा सा भी अपने आप को चेंज करते हैं तो ये डिजीज आपको बिल्कुल भी नहीं होगा और आप एक दिन स्वयं से इस चीज को भूल जाएंगे कि कभी आपको ये डिजीज था भी। तो इसीलिए मेरा आप सब से यही निवेदन है कि आप सब लोग भी योग प्राणायाम कीजिए, योग को अपनाइए और अपने बीमारियों को बिल्कुल जड़ से खत्म करने की कोशिश कीजिए। तो करो योग, रहो निरोग। राष्ट्र सेवा के लिए, राष्ट्र को अपने समर्पण के लिए, एक स्वस्थ शरीर के लिए, एक स्वस्थ काया के लिए सदैव योग और आयुर्वेदा के साथ जुड़कर रहें तो आपको हाई बीपी तो नहीं, हाई बीपी जैसे बहुत बड़े बड़े रोगों से भी मुक्ति मिल जाएगी। मैं क्योंकि इन चीजों को अनुभव कर चुकी हूँ, इसीलिए मैंने योग को अपनी जिंदगी में, अपने लाइफस्टाइल में जीने का अनुभव भी किया है और लोगों को इसके बारे में बताया भी है। क्योंकि आज के समय में लोग जो हैं वो पहले आपसे ही पूछते हैं कि आपको इसमें क्या चेंज मिला है। तो मुझे तो मेरी लाइफ में इतना चेंज मिला है कि मेरा पूरा समर्पण आज योग की तरफ ही है और मैं लोगों को एक ही नारा बोलकर बताती हूँ कि करो योग, रहो निरोग। तो आज का टॉपिक का जितनी नॉलेज मुझे थी मैं उतनी नॉलेज आप सबको दे चुकी हूँ। तो इसके लिए आप सब लोगों का तहे दिल से फिर से आभार व्यक्त करूंगी कि आज के ऋषिकुल योगपीठ की पूरी टीम ने और देवनाथ जी ने, अनुपम जी ने आज फिर मुझे एक बार अपनी बातों को साझा करने का जो यहाँ पर अवसर दिया है। तो फिर से एक बार आप लोगों के साथ जुड़ना चाहूंगी और अपने अनुभवों को साझा करूंगी। हमारे जो योग दर्शन है, जेनन सहिता है, पर दीपिका है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे कभी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पूजा नागपाल जी को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे इस मंच पर और समाज के लिए। आज का जो व्याख्यान रहा हाई ब्लड प्रेशर, जैसा कि बहुत अच्छी जानकारी और बहुत ही सरलता भाव से व्याख्यान में बताया गया कि कैसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या विधियां हैं। उसके लिए मतलब आपको विधि जो भी बताई गई वो योग चिकित्सा, योग पर निर्भर है। उसके लिए कोई भी आपको अन्य थेरेपी का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है। खासकर मेडिकल साइंस में जैसा कि बताया ही जाता है कि एक बीमारी को ख़त्म करने के लिए जब हम मेडिसिन लेते हैं तो हमारे 10 अन्य बीमारियों को उत्पन्न करता है। उससे आप लगातार घिराव में आते जाते हैं, ग्रसित होते जाते हैं। फिर आप ट्रीटमेंट करते रहते हैं, फिर भी आप मरते दम तक कह लीजिए कि आप स्वस्थ पूर्ण रूप से नहीं हो पाते हैं। लेकिन योग चिकित्सा, योग थेरेपी के माध्यम से आप निश्चित तौर पर पूर्णतः स्वस्थ हो सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, खासकर जैसा कि पूजा मैम ने स्वयं में बताया, और स्वयं में वो कहीं ना कहीं एक पेशेंट के रूप में ही उन्होंने योग चिकित्सा को फॉलो किया था, और करते करते वो स्वयं में योग चिकित्सक बन गई, योगा एक्सपर्ट बन गई, और योग को पूरी तरीके से अपने जीवन में अपना लिया है और लोगों को अपनाने के लिए प्रेरित किया करती हैं। आज हमारे मंच पर उपस्थित जरूर हैं, मगर उनके कई और सेशन चलते रहते हैं, ऑफलाइन सेशन बहुत सारे होते हैं। प्रतिदिन उनका एक दिनचर्या योग से ही आरंभ होती है और योग पर ही समाप्त होती है। तो इस तरीके एक्टिव रहने से ही लाभ मिलने वाला है। केवल हम लोग वार्तालाप करके वहीं पर उस टॉपिक को क्लोज कर देते हैं तो ऐसे योग आपको जो है लाभ नहीं दे पाएगा। इसके लिए आपको स्वयं में अपनाना ही पड़ेगा। और जैसा कि हमारी संस्था रिस्कुल योग पीठ भी जो है योग का प्रचार करने के लिए बहुत सारे प्रतिज्ञा प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ताकि आप उसको करने के साथ एक मैसेज के साथ आप उसको अपनाने का प्रयास करें। उसके अलावा हमारे वेबिनार आयोजन जो लगातार ये तो चल ही रहा है, साथ ही ऑनलाइन कई योग क्लासेस भी चलती हैं, जिसके माध्यम से कई लोग जो है इसका लाभ ले भी रहे हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जुड़ रहे हैं। तो ये ढेर सारी जो एक्टिविटी की जा रही हैं, क्यों की जा रही हैं, आप सभी लोगों के लिए की जा रही हैं। आप सभी लोग अवेयर हों मैक्सिमम, और धीरे धीरे इस पद्धति को पूरी तरीके से आप फॉलो करें, और निश्चित है कि आप एक स्वयं में स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ समाज रहेगा, स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। आज का वेबिनार महासत्व अति सराहनीय। मैं तहे दिल से स्वयं में व पूरी टीम की तरफ से डॉक्टर पूजा नागपाल जी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और आज का वेबिनार आयोजन यहीं पर विराम दिया जाएगा। उसके लिए हम सभी शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ के लिए 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिसके लिए हम सभी कमर गर्दन सीधी करते हुए ध्यानात्मक आसन पर ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हथेली पर घर्षण करते हुए
चेहरे को कोमलता से स्पर्श करेंगे। आज का वेबिनार आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण भी था और बहुत ही सराहनीय। हम फिर मिलेंगे कल इसी समय नए वक्ता के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार।